आदाब नाज़रीन, टीवी 11 के पॉलिटिकल पंच खुसूसी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। आज इस पॉलिटिकल पंच के खुसूसी प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान है हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती, माइनॉरिटीज के हमदर्द आले जनाब लायक अली साहब, ऑल इंडिया माइनॉरिटीज वाइस प्रेसिडेंट। लायक अली साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे टीवी 11 के स्टूडियो में। बताइए, आपका जो 32वां तेलंगाना स्टेट जो हमारा बन गया है, और सेंट्रल में आपकी हुकूमत आ चुकी है बीजेपी, और बहरहाल इस तेलंगाना स्टेट में मेन की रोल क्या रहेगा बीजेपी का? देखिए, हमारे मोदी साहब खास करके चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद दिए नया स्टेट बनने पर, और सेंटर से जो भी मदद हो सकती पूरी मदद मैं करूंगा। नया स्टेट बनने के लिए जो जो चीज़ों की भी ज़रूरत है पूरी ज़रूरत करूंगा बोले। और हमारे वेंकैया नायडू साहब जो आंध्रा के इंचार्ज है, आंध्रा से जो मिनिस्टर है, उन्होंने भी मुबारकबाद दिए है केसीआर को, और उन्होंने कहा है कि स्टेट नया स्टेट बनने के लिए जो कुछ भी जरूरत है वो पूरा मैं मदद करेंगे हम तेलंगाना के लिए बोले। और एक चीज लायक अली साहब, एक चीज बताइए, लोग मतलब 10 साल से कांग्रेस हुकूमत में थी, 10 साल के बाद कांग्रेस हुकूमत में थी, और जब कांग्रेस को पूरी तरह से वॉश आउट कर दी बीजेपी, और जब इंतखाबात से पहले नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके ऊपर कई इल्जाम थे, जो फिरकेवारी के गुजरात के इल्जाम है उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, और ऐसे कई उनके ऊपर इल्जाम लगे गए, मगर उसके बावजूद भी अवाम क्यों उनको जिताई और कांग्रेस को क्यों हरा दी? क्योंकि कांग्रेस बोलती कि एक चीज खुलासा कर दी थी, कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, बीजेपी जमात फिरके वाली जमात है बोलकर इल्जाम लगा रही थी। तो ये क्या बताइए, ये कहां तक सही है? जो इल्जाम लगा रहे थे, इल्जाम एकदम गलत है बल्कि पब्लिक पूरी साबित कर दी, क्योंकि जो मोदी के ऊपर जितने भी इल्जाम थे वो इल्जाम बिल्कुल नावाजिब थे, और उन्होंने प्रेस में मीडिया में हर जगह कहा है कि अगर मेरे को अगर इल्जाम कभी भी मेरे ऊपर निकलेगा तो आप मेरे को पब्लिक प्लेस में मेरे को फांसी देना, और बोल के बोले थे उन्होंने। इस वजह से पब्लिक को भरोसा होगा, और जुडिशरी अपन हिंदुस्तान वाले पूरे जुडिशरी पे भरोसा करते। जितने भी लोग है, जितने भी कमिटीज है, जितने भी कमीशन है, सब में इनको क्लीन चिट मिली। इस वजह से पब्लिक को इनके ऊपर भरोसा है। और गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ, खास करके माइनॉरिटीज के हद तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, और कांग्रेस सिर्फ उनसे मुसलमानों को डराने के लिए मोदी का नाम इस्तेमाल कर रही थी। एक्चुअली वैसा नहीं है। इंशाल्लाह देखेंगे एक 100 दिन के बाद मुसलमानों के साथ क्या डेवलपमेंट का प्लान आएगा, एक्शन प्लान बना रहे हैं हिंदुस्तान में पूरे जगह पे। हिंदुस्तान आजाद नहीं है जब तक मुसलमानों को जो डेवलपमेंट नहीं हुआ। इंशाल्लाह इस मोदी के रोल में इस 5 साल में, जो 50 साल में नहीं हुआ, उस 5 साल में मुसलमानों के साथ वो डेवलपमेंट होगा। और एक मेरे से एक सवाल है, आप बता रहे थे कि मुसलमानों को डेवलपमेंट करेंगे नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी, मगर लगातार उनके ऊपर इल्जाम लगाते जा रहे हैं, और कई ऐसे अफवाहें, मतलब लोगों में अफवाहें चल रही कि अब मुसलमानों को हिंदुस्तान में जीना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बीजेपी हुकूमत आ गई। नरेंद्र मोदी के ऊपर हाल ही में गुजरात के उनके ऊपर इल्जाम है, और ऐसे में हैदराबाद के जो एमपी है और एमएनएम पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हर बार तनकीद करके निशाना बनाते गए कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुसलमानों को नुकसान होगा। वो फिरके वाली इल्जाम उनके ऊपर लगाए, ये कहां तक सही है बताइए? क्या इससे कोई मुसलमान को डरने की बात है या नहीं? आने वाले दिनों में इस चीज मुसलमानों को अच्छा डेवलपमेंट होगा, जो क्योंकि काफी कई नौजवान हैं, बल्कि हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात नहीं, हिंदुस्तान में ऐसे कई मुसलमान नौजवान है जो तालीम इल्म करते हुए भी बेरोजगारी के शिकार बन गए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत लापरवाही से करी। तो क्या नई हुकूमत बेरोजगारों को क्या मुलाजिमियत दिला सकेंगी? बिल्कुल। जो लोग उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, इल्जाम बेबुनियाद है। पॉलिटिकल पार्टी का तो हर पार्टी का तो काम है एक बोलना है। गुजरात में 2002 में जब दंगा हुआ था, उन्होंने सिर्फ उस टाइम में मेरे ख्याल में 45 दिन भी नहीं हुए थे सीएम बन के। उनके ऊपर उस टाइम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का उनका फेलियर था, बाकी उनका रोल कहीं नहीं था। 2002 से लेके आज तक गुजरात में झगड़ा तो छोड़ो, ठीक नहीं हुआ। और गुजरात एक ऐसे जगह जब महाराष्ट्र में था, हिंदुस्तान आजाद नहीं होने से पहले से 2002 तक भी हर साल में 4-5 बार कर्फ्यू होती थी, मुसलमानों के साथ नुकसान होता था। हमारे क्यापुर 2002 से लेकर आज तक मुसलमान वहां पर बहुत बेहतरीन हालत में है, और बिजनेस में बहुत डेवलपमेंट कर चुके हैं, और वहां पर जो है मुसलमान बहुत बेहद मजे में जी रहा है। और वहां पर ही नहीं, आपको मध्य प्रदेश में 3 काम हो गए, हमारे छत्तीसगढ़ में हो गए,
जानना भी मुसलमानों की जब बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर मुसलमान बस सुकून से है। और वक्फ की प्रॉपर्टी सबसे पहले वक्फ सर्वे हुआ सब बीजेपी स्टेट्स में हुआ, और वक्फ की प्रॉपर्टी जहाँ सबसे पहले ज्यादा प्रोटेक्ट हो रही, मैंने बोला हिंदुस्तान की पूरी स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ कांग्रेस है वहां पर ही मुसलमानों का नुकसान हुआ, वहां पर ही वक्फ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। जहाँ पर बीजेपी है वहां पर एक इंच भी बीजेपी वाला हिंदुस्तान में 1 इंच भी जगह कोई बीजेपी के वाले के नाम पे कब्जे भी नहीं है। ये जो कब्जा करे सब ये मुसलमानों के जो हमदर्द बोले वो लोग ही वक्फ की प्रॉपर्टी पूरी आधी प्रॉपर्टी वो लोग के कब्जे में है, वो लोग ही बेच दिए। और हिंदुस्तान को आज तक राज करे वाले कांग्रेस वाले, बीजेपी को खाली 6 साल का टाइम मिला था, अभी पहली बार अभी टाइम मिला है, फुल मैंडेट मिला है। इंशाल्लाह ये 5 साल में आप देखेंगे कि मुसलमानों की हालात सबके बराबर होगी। जो दूसरे इंडियन हर कौम दूसरे मजहब वाले उस मजहब के बराबर में मुसलमान भी आके खड़ेंगे। और नौकरियों के लिए खास करके नौकरियों के लिए प्रोग्राम हो रहा, मैं दिल्ली गया था, नजमा अब्दुल्ला से बातचीत हुई कि वो लोग जो है माइनॉरिटी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स बना रहे। 100 डेज के बाद आएगा। अब हैदराबाद में भी देखेंगे कई हजारों लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोन दिलाएंगे बैंक से, जो दूसरे मजहब वाले हैं उनके बराबर में उनको भी लाके बराबर के उसमें खड़ा करेंगे। और एक सवाल आपसे है, तेलंगाना रियासत बन चुकी है तो टीआरएस जो पार्टी जो रियासत यहाँ बनाई है और उन्होंने कहा था कि इस चीज का खुलासा कर दिया, जबकि ये तेलंगाना को देने वाली हुकूमत में जब कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस तेलंगाना को दी है, मगर एक तरफ टीआरएस, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, हर सियासतदान जितने भी पार्टियां हैं अपने अपने ऊपर वो कह रहे थे कि हम तेलंगाना दिए, हम तेलंगाना दिए। बहरहाल चाहे वो कांग्रेस दो या टीआरएस दो या बीजेपी दो, मगर तेलंगाना की आवाम को तो तेलंगाना मिल गया है। मगर टीआरएस पार्टी और एमआईएम भी टीआरएस के सपोर्ट में आ गई, तो क्या ये मुमकिन है कि टीआरएस बीजेपी से अलायंस, मतलब जैसा अलायंस हो सकती? क्योंकि एमआईएम जब टीआरएस खुद ही एमआईएम को दावत दी जाकर, तो टीआरएस एमआईएम क्या मिल गए, तो जब बीजेपी टीआरएस को सपोर्ट करेंगी? डेवलपमेंट के मामले में मजहब का भेदभाव, स्टेट का भेदभाव नहीं रखना। मोदी जी फर्स्ट डे कैबिनेट मीटिंग में पूरे मिनिस्टर्स को बुला के बोले जो स्टेट को जो डेवलपमेंट की जरूरत है एज पर रूल्स 100% वो डेवलपमेंट करेंगे। और जो हर मिनिस्टर को भी उन्होंने बोलेंगे कोई स्टेट का, कोई मजहब का, कोई जात का कोई भेदभाव नहीं रख के काम करना बोल के 100% पूरा तेलंगाना बीजेपी का सेंटर से तेलंगाना को पूरा सपोर्ट मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना में चंद्रशेखर मुसलमानों के साथ बहुत इंसाफ का काम करके बहुत अपर अपलिफ्टमेंट करेगा। और कांग्रेस चलेगी तो कांग्रेस उसकी गलतियों से चलेगी। विश्वास है कि उन्होंने 10 साल पब्लिक उनको मौका दिया, 10 साल में पब्लिक की तरफ पलट के नहीं देखे क्या हो रहा, महंगाई बढ़ गई, हर एक आदमी हर कोई किसी को फायदा नहीं हुआ। खास करके माइनॉरिटीज जो कभी भी उनके ऊपर भरोसा करते थे, हिंदुस्तान आजाद हुए तब तक भरोसा करे, बरोबर आपके एक बार दिल खोल के ये देखेंगे हम कांग्रेस छोड़ के देखेंगे, आपके मुसलमान पूरा कांग्रेस के साथ छोड़ दिया है। इंशाल्लाह टीआरएस भी अगर मुसलमानों के साथ फायदा करेंगे, सेंट्रल में बीजेपी भी मुसलमानों को फायदा करेंगे। और एक चीज बताइए, जब कांग्रेस स्टेट में आंध्र प्रदेश में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की हुकूमत थी, मगर जब इतने साल हुकूमत कांग्रेस स्टेट और सेंट्रल में भी चलाई, बीजेपी हाल में टीडीपी भी हुकूमत चलाई सो है, मगर आंध्र प्रदेश के खास करके हैदराबाद में ऐसे कई वक्फ प्रॉपर्टीज है, जो वक्त प्रॉपर्टीज है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो सादिका एमपी है, लगरापाटी राजगोपाल, फिर भी मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, लगरापाटी राजगोपाल के ऊपर इल्जाम है कि वो काफी वक्त प्रॉपर्टीज के खरीदार करे हैं। और वक्त प्रॉपर्टीज की मतलब हैदराबाद में काफी जगह पर वक्त प्रॉपर्टीज है जिसे लोग कब्जा कर दे रहे हैं, उसको रियल एस्टेट करने वाले बिल्डर्स बेच दे रहे हैं। तो आप बताइए कि आप अपनी जिम्मेदारी क्या निभाएंगे एक माइनॉरिटीज ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, जबकि हुकूमत आपकी है, बल्कि सिकंदराबाद का एमपी आपका है, जबकि टीआरएस भी आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो आप लोगों का मेन हैदराबाद में, मतलब इंडिया लेवल की तो बात छोड़िए, अपन हैदराबाद लेवल में जो वक्त प्रॉपर्टीज है उनको वो वक्त प्रॉपर्टीज को कैसे आप सेव करेंगे, कैसा बचाएंगे? इंशाल्लाह हमारी नजर में जो भी प्रॉपर्टी हम पूरी तरीके से लड़के उस प्रॉपर्टी को वापस लाएंगे। और हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, जो जितने प्रॉपर्टीज से इंशाल्लाह इस 5 साल के अंदर वो प्रॉपर्टीज जितने थे उतने पूरा होना बोल के हम काम करेंगे। और जो जैसा कि प्रॉपर्टीज का मैं एग्जांपल दूंगा, कुकटपल्ली में जो मेन रोड पे दरगाह है, दरगाह की जो प्रॉपर्टी है, कोई मुतवली आज से 1980 से पहले उस मुतवली बनाया, उनके वालिद साहब को बनाए थे, उनका इंतकाल होगा, उसके बावजूद भी कभी जाके वक्फ बोर्ड जाके 7 एकड़ जमीन है, कभी वक्फ बोर्ड जाके वो प्रॉपर्टी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी कभी जाके नहीं देखी। जब मुझे पता चला कि रोड वाइंडिंग हुई मेट्रो के वजह से 1 करोड़ 87 लाख
रुपीज जो है प्राइवेट पार्टी को दिया, हम उसके ऊपर FIR कराए, माइनॉरिटी कमीशन में उसके ऊपर कोर्ट चल रहा, कोर्ट में केस चल रहा, और पैसा हम वापस दिलाने के लिए कोशिश करें। और जो जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक कांग्रेस की गलतियों से, कांग्रेस की मिली भगत से जो प्रॉपर्टीज छूट गए हैं, हम वो पूरी प्रॉपर्टीज फिर वापस वक्फ बोर्ड में लाके और उनको सजा भी देंगे जो लोग कब्जा करें। और जो ऑफिशियल्स, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उनके ऊपर भी हम कोर्ट में जाके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे कि आने वाले दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टी की तरफ कोई पलट के भी देखना नहीं और कुछ कब्जा के लिए भी कोई नियत नहीं रखना। हम ऐसा काम करेंगे। हम सेंटर से भी सेंटर में एक एक्ट बनाएंगे कि हिंदुस्तान में जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, पूरी वक्फ प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान आजाद हुई थी, पूरे हिंदुस्तान में वक्फ प्रॉपर्टी वैसी रहना, उतने जितनी प्रॉपर्टीज उस टाइम पे थी उतनी प्रॉपर्टीज रहना बोल के हम वो एक सेंटर में एक एक्ट बनाने वाले। और जो भी लोग आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले जो कब्जा करे, वो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी इंशाल्लाह हम वो प्रॉपर्टी पूरी वापस लेके मुसलमानों के फायदे के लिए रखेंगे। आपसे मेरा और एक सवाल है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी पे कुछ भी ऐसा हो जाता है या मस्जिद की जगह पर कहीं रुकावट, कुछ परेशानी आती है, मौके वारदात पर पहुंचती है, तो मजलिस ने ये कई बार इल्जाम लगाए कि बालनगर एयरपोर्ट की मस्जिद के पास, बेगमपेट एयरपोर्ट की मस्जिद के पास ऐसा कई वक्त प्रॉपर्टी की जगह हम बचाते गए, प्रॉपर्टीज बचाते गए, हम खिदमत अंजाम दें। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है क्या लोग बचाए या फिर आप कुछ करें? हम उनका काम वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में तो हमको बोलना नहीं है, मगर हम जो बीजेपी की नजर में जब भी हमको कभी भी फोन आया, कॉल आया, हम आधी रात को जाते थे, पूरा काम करते। बेगमपेट एयरफोर्स का जो जमीन है उसके अंदर जो मस्जिद आ रही बोल के थी, पूरे जने हर पार्टी वाले वहां पर गए, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। जब 2002 की बात है, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी, मैं एयरफोर्स की मिलिट्री की थी, हम डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस से उनसे बात करके हम 2000 का जमीन सेंट्रल एयरफोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड है उससे छुड़ा के हम मस्जिद के लिए दिलाया होगा। और बाकी मजलिस क्या कर रही है वो उनको मालूम है, हम तो इनके ऊपर कुछ इल्जाम लगाना नहीं है, हम उनको बोलना नहीं। हमारे से जो हो सकता बीजेपी मुसलमानों के लिए एकदम हक में है, फेवर में है। आधी रात को मुसलमानों की प्रॉब्लम, तकलीफ, हर चीज के लिए मदद करने के वास्ते तैयार है। नाजरीन, आप देखते ही रहिए TV 11। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ప్రేక్షకులకు శుభవార్త. మీ పెళ్లి ఫంక్షన్లు, బర్త్డే పార్టీలు, షాపింగ్ మాల్స్ ప్రారంభోత్సవాలు మరియు అన్ని రకముల ఫంక్షన్లను ప్రత్యక్ష ప్రసారం మరియు రికార్డింగ్ ప్రసారాలను మా TV11 ద్వారా చేయబడును. వివరాలకు సంప్రదించండి మా ఫోన్ నంబర్ 8142322214. మా ప్రసారాలను ప్రపంచంలోని ఏ మూల నుండైనా www.tv11live.com ద్వారా వీక్షించవచ్చు. ప్రేక్షకులకు శుభవార్త. మీ పెళ్లి ఫంక్షన్లు, బర్త్డే పార్టీలు, షాపింగ్ మాల్స్ ప్రారంభోత్సవాలు మరియు అన్ని రకముల ఫంక్షన్లను ప్రత్యక్ష ప్రసారం మరియు రికార్డింగ్ ప్రసారాలను మా TV11 ద్వారా చేయబడును. వివరాలకు సంప్రదించండి మా ఫోన్ నంబర్ 8142322214. మా ప్రసారాలను ప్రపంచంలోని ఏ మూల నుండైనా www.tv11live.com ద్వారా వీక్షించవచ్చు. नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तेकबाल करता हूं। पॉलिटिकल पंच के खुसूसी प्रोग्राम में फिर से आपका इस्तेकबाल है। तो नाफिज साहब, आप ये बताइए, अभी आप क्यों ऐसे मुसलमान खौफ में है कि बीजेपी मुसलमान की दुश्मन है, और खास करके MIM पार्टी भी हर बार निशाना बनाते गई कि
जाग है मुसलमानों जाग जाओ अभी, क्योंकि बीजेपी मुसलमान की दुश्मन है बोल के। और दत्तात्रेय जो सिकंदराबाद के एमपी, उनके ऊपर भी ऐसे कई इल्जाम है, क्योंकि वो भी तो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले हैं और सिकंदराबाद एमपी है, बीजेपी पार्टी के है, उनके ऊपर वैसा। तो ये बताइए ये कहाँ तक सही है? वाकई में क्या मुसलमान को खौफ में रहना चाहिए, मुसलमान को डर के रहना चाहिए कि बीजेपी वाकई में मुसलमान की दुश्मन है? मैं उसके लिए आपको एक डिटेल में बात बोलूंगा। 99 में जब हज को जाने के लिए लोग हैदराबाद से जा रहे थे, तो काचीगुड़ा स्टेशन से स्पेशल ट्रेन जाती थी। वो ट्रेन के लिए वहां के बीजेपी के वर्कर्स, उनके कोई लोग जा रहे थे, दत्तात्रेय सब कुछ रेलवे स्टेशन पे बुलाए आप सेंड ऑफ के लिए। तो उन्होंने बोले कहीं को ऐसा बेंगलुरु जाके जा रहे, तो उन्होंने बोले हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। जब हैदराबाद में हर फ्लाइट हैदराबाद में जब उतर सकता, तो हज का फ्लाइट हैदराबाद में क्यों नहीं उतर सकता, ऐसा क्यों नहीं जा सकता बोल के बोले। तो उन लोग 2000 में नेक्स्ट ईयर ही वाजपेयी साहब के पास जाके, चंद्रबाबू नायडू, उन लोग दोनों जाके इमीडिएटली 2000 में हज को जाने का जो डायरेक्ट फ्लाइट का काम करे वो दत्तात्रेय साहब करे। वो हज को जाने वाले सिर्फ मुसलमान लोग हैं, मुसलमानों के फायदे के लिए काम करे। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर भी मुसलमानों के प्रॉब्लम्स है, जैसा गहरागढ़ में इनामी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 90% मुस्लिम्स काम करते हैं। मगर की वहां पर जो लोग आके मेरे को बोले हमको प्रेयर हॉल होना, खाली हमको जोहर की नमाज पढ़ने के लिए प्रेयर का हॉल होना, एक हॉल दिला बोल के बोले। मैं जाके दत्तात्रेय साहब के सामने बात रखा तो ना बोले हाल क्यों, हम मस्जिद बनाएंगे वहां पर, जब जगह है तो देखो बोले। तो जब जगह में 1000 गज जगह सेंट्रल से सुषमा स्वराज सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर थी, उससे परमिशन ला के 1000 गज पे वहां पर जो है यूनानी रिसर्च सेंटर रायगढ़ में मस्जिद बनाए। सिकंदराबाद 12 महीने का काम है, जो 7 एकड़ की जमीन थी उसका पूरा फेंसिंग का काम करा है, उसकी मस्जिद का काम करा है। और नामपल्ली में फूड शेड के पास रेलवे से और स्टेट गवर्नमेंट से एक्सचेंज का काम करा है, लैंड का वो काम करा है, कई मस्जिदों का काम करा है। लोग खाली उनको बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी की खरीब आके देखे बाद मालूम होता, मैं भी करीब 27 साल से बीजेपी में हूँ। हर टाइम हर वक्त हम बीजेपी मुसलमानों के लिए फायदे का काम करें। और मैं ये बात पूछना चाहूंगा, बीजेपी दत्तात्रेय साहब एक एग्जाम्पल, उनसे मुसलमानों को कहाँ नुकसान का काम करे, अगर कोई एक बात बता दे तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, और एक चीज आप ये बताइए खलील साहब कि इससे पहले हुकूमत में थी बीजेपी, 6-7 साल हुकूमत करी, मगर बीजेपी के ऊपर भी काफी इल्जामात है, मिनिस्टर के ऊपर, मिनिस्टर्स जितने थोड़े मिनिस्टर्स थे जिसके ऊपर इल्जामात है, जिसके बाद हुकूमत गिर चुकी थी, क्योंकि मतलब टेलीकॉम मिनिस्टर्स है, ऐसे कई मिनिस्टर्स के ऊपर इल्जामात थे, जिसके बाद ऐसे कई स्कैंडल्स की वजह से बीजेपी को लॉस हुआ बोलकर ऐसे इल्जामात कई बार आए थे। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। इल्जाम तो किसी के ऊपर प्रूव नहीं हुआ, इल्जाम तो अभी है, टेलीकॉम अभी राजा के ऊपर है। उस टाइम के कोई मिनिस्टर्स के ऊपर इल्जाम लगाए मगर प्रूफ नहीं है। मगर अभी एनडीए के ऊपर कोई इल्जाम नहीं थे। अभी जो यूपी है, यूपी के ऊपर आपको हर तरीके से कोल का स्कैम है, आपको टेलीकॉम का स्कैम है, हजारों करोड़ के स्कैम है। जब पूछा नहीं था उस टाइम डेवलपमेंट करे, खाली लोग इल्जाम लगाए। अच्छा, और एक चीज बताइए, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो हुकूमत मतलब अब इंतखाबात से पहले आवाम में एक गुफ्तगू थी, बातचीत, और इंतखाबात के बाद और कुछ बातचीत नजर सुनने में आ रही है। आवाम ये थी कि कांग्रेस को हराने की वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी से हैदराबाद सिकंदराबाद की नहीं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की नहीं, हिंदुस्तान की आवाम बजन आ गई थी, क्योंकि हर चीज में महंगाई की वजह से आवाम काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कई खातून लोग जो है पकवान की गैस की वजह से 1500-1200 रुपए नहीं बन सके, जिसकी वजह से काफी परेशान, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी को अपने हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। तो बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, ये जो गवर्नमेंट है, क्या ये और चीजों में कुछ दाम उतारने की कोशिश करेंगी या फिर यही रेट्स लेते हुए ऐसे चलाएंगी, और या गरीबों का ये जो मिडिल क्लास है या पुअर फैमिलीज है उनके बारे में कुछ ख्याल करेंगी? बिल्कुल 100 डेज का जो टारगेट रखे, सबसे पहला बीजेपी का मुद्दा है महंगाई कम करना। महंगाई कम करना मतलब जो पेट्रोल डीजल पे जो रेट्स जो थे उसके ऊपर अभी लोग कंट्रोलिंग नहीं लिए, अभी पूरा कंट्रोलिंग करके हर जो महंगाई होती, महंगाई के ऊपर मोदी सबका सबसे पहला मुद्दा हर कैबिनेट में का यही है कि अपन जो है महंगाई कम करना है, पहले पब्लिक को जो सहूलत पहुंचाना है। और गैस खास करके जो कांग्रेस वाले जो 1200-1300 आधार कार्ड से लिंक लगा के जो पैसे ले रहे थे, फिर पैसे भिंग में डालते हुए
मैं एक आदमी हूँ, मेरे को तो पैसे नहीं मिल सके, मैं कई सिलेंडर खरीदा हूँ, कभी भी बैंक में आज तक पैसे नहीं गिरे, कभी जाके बोल भी जाए तो नहीं आपको पैसे बैंक में ट्रांसफर होते। ऐसे कई गरीबों के पैसे जो हजारों करोड़ रुपए, उसको पर भी हम इंक्वायरी बिठाना बोल के बोल रहे, क्योंकि वो पैसा किधर गया, वो पैसा क्या यूज हुआ, किसी को भी नहीं मिला। जो छोटा गरीब है, एक वॉचमैन है, एक जो आदमी जो 6-7 हजार की नौकरी करता, पूरे सिलेंडर 1300 में सिलेंडर कहां से खरीद सकता हूँ, एक 300 का सिलेंडर 1300 में खरीदना बोलते। पब्लिक इसलिए कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दी। इंशाल्लाह बीजेपी ऐसे चीजों से सब चीज उनको जान के, जो गरीबों के हमदर्द है बीजेपी, और जो गरीबों को जो चीज का फायदा हो सकता है वो काम करेंगे। और एक चीज आपसे ये सवाल है कि अब अहम सवाल ये है कि तेलंगाना में टीआरएस पार्टी 5 साल तक हुकूमत संभाल सकेगी या नहीं, या फिर सेंट्रल में बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी साहब क्या 5 साल तक हुकूमत संभाल सकेंगे नहीं, क्योंकि अपोजिशन के लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार हो रही है और दूसरे जमातें भी तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि खजाना काफी खाली हो चुका है, तो ऐसे में क्या बीजेपी मोदी सरकार लेके चलेगी या नहीं फिर कांग्रेस अपोजिशन में रहकर बीजेपी कांग्रेस का शिकार बनेगी? पहली बात तो कांग्रेस हिंदुस्तान आजाद है जब से अपोजिशन पार्लियामेंट में पहली बार अपोजिशन में से, कांग्रेस को तो अपोजिशन ही नहीं है और हमको पूरी मेजोरिटी है, 100% 5 साल पूरे करते हैं। और यहाँ पर तेलंगाना में भी चंद्रशेखर की पूरी मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। अगर किसी के साथ अलायंस में रहा तो उन अलायंस छोड़े तो गिर सकते हैं, उनका डर रहता। ऐसा सीन तेलंगाना में भी नहीं है, ऐसा सीन दिल्ली में भी नहीं है। पब्लिक अब के बाद बहुत होशियारी से दोनों जगह स्टेबल गवर्नमेंट लाई, और स्टेबल गवर्नमेंट लाने से पब्लिक को इसका फायदा मिलने वाला है। और पब्लिक इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को भी तरक्की होगा, खास करके तेलंगाना में जो स्टेबल गवर्नमेंट है यहाँ पर भी और दिल्ली में, इसके वजह से यहाँ के लोगों को भी काफी फायदा होगा। और एक चीज आपसे ये सवाल है कि स्कॉलरशिप कांग्रेस की यूपीए हुकूमत में आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि हर जगह पर स्कॉलरशिप दिया जा रही थी माइनॉरिटीज को, ये जो माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप दे रही थी अभी भी ऐसी दिए जाएंगी या फिर उसमें कुछ बदलू मतलब चेंजेस आएंगे? नहीं, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए जो चीज होगी, और हम ये तो जो स्कीम्स है वो तो पूरे कंटिन्यू रहेंगे, और हम और क्या फायदा हो सकता इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और 100 डेज के बाद हमारा एक्चुअली बीजेपी का पूरा मास्टर प्लान 5 साल का 100 डेज के बाद पूरा सामने आएगा। और बताइए आप बीजेपी के बारे में, मतलब बीजेपी और कैसे तरह से मतलब कैसे बेरोजगार, काफी बेरोजगार लोग हैं। हम हिंदुस्तान के बारे में तो बात करेंगे मगर हमारे तेलंगाना के इलाके में खास करके पुराने शहर में हमारे हैदराबाद के काफी तालीमें लेकर भी बेरोजगारी से फिर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सरकारी मुलाजिमियत या फिर आईटी कंपनीज भी यहाँ पर आएंगे? बिल्कुल आईटी कंपनीज आएंगे, डेवलपमेंट होगा और नौकरियां मिलेंगी, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम लोग नए स्कीम्स बनाएंगे, लोन देंगे। खास करके जो मुस्लिम जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके लिए हम उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके से हम पूरा मदद करेंगे उनके लिए। और आपसे आखिरी सवाल है मेरा ये, जैसा इंडोमेंट है, जैसा वक्फ बोर्ड है, वैसी इंडोमेंट भी है। इंडोमेंट में जितने भी ये टेम्पल्स होते हैं वो पुजारियों को गवर्नमेंट मुलाजिम कैसा देते हैं, तो क्यों वक्फ बोर्ड में ऐसे कई मुसलमान अपने इमाम है, मौलवी है, इमाम साहब रहते हैं, मुअज्जिन साहब रहते हैं, उन लोगों को भी सरकारी मुलाजिम बना सकते हैं। तो क्या आप कुछ सेंट्रल में हो या स्टेट गवर्नमेंट को हो इस बारे में कुछ मैसेज पहुंचाएंगे क्या, इनके बारे में इनके बारे में ताउन कुछ करेंगे क्या? आप बहुत अच्छा सवाल पूछे। 2007 में इसके लिए मैं एक दिन की भूख हड़ताल बैठा था टैंकमेंट पे, पेशवाम साहब और मौजन को जो गजेटेड ऑफिसर है गवर्नमेंट का, वो तनख्वाह जो है इमाम को देना है, और एलडीसी यूडीसी की जो तनख्वाह है मौजन को देना, और पूरे जितने भी मस्जिदा है पूरे मस्जिद को जो है गवर्नमेंट अपने अंडर में लेना, वक्फ बोर्ड को इनकम बढ़ाना, उसके तरीके से पूरा देना। क्योंकि एक हाफिज को छोटे मस्जिद में 5,000 6,000 तनख्वाह है, एक छोटे से छोटा आदमी आज के दौर पर 15,000 कमा रहा, वो लोग हाफिज बन के बहुत कम तनख्वाह में, हम इसके लिए 2002 में वाजपेयी साहब हैदराबाद आए थे तो मैं उनको भी एक मेमोरेंडम दिया था, उसकी कॉपी भी है मेरे पास, कि हिंदुस्तान में जितने भी मस्जिदा है पूरे मस्जिदा के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलिंग करना, यानी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देना कि उनको जो सैलरी से पूरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हिसाब से देना, और जो वक्फ को जो है कमिश्नर बनाना और जुडिशियल पावर देना, उसके लिए भी मैं भूख हड़ताल बैठा था। क्योंकि आपको जब हिंदू गवर्नमेंट को जब जुडिशियल पावर से फिर माइनॉरिटी वक्फ को क्यों नहीं,
कांग्रेस की जो है ये प्रॉपर्टीज पूरी कांग्रेस जो वाले की पॉलिसी है पूरी प्रॉपर्टी खा के खत्म करके मुसलमानों को कमजोर करना। अगर ये कांग्रेस ये कमिश्नर पावर जुडिशियल पावर्स अगर आज से 50 साल पहले देखी तो आज तक कोई प्रॉपर्टी को अपना नुकसान नहीं होता था। और हम इंशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में उस जगह पे पूरा जुडिशियल पावर्स है। तो आप बताइए ये मतलब आप 2007 में भूख हड़ताल बैठे थे, बहुत अच्छी बात, अच्छा काम किया, मतलब मगर आपके सेंट्रल में गवर्नमेंट आ गई और वो भी वन साइड मेजॉरिटी थी, जबकि अलायंस कोई धोखा नहीं है। यहाँ तक कि लोगों में बातचीत है 5 नहीं 10 साल तक बीजेपी हुकूमत चलाएंगी, बिल्कुल। मगर आप ऐसे में अब इसको एक एजेंडा ले लेते हुए, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट सी लेते हुए, क्या आप फिर से एक बार कुछ करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके पहले से हम इसके फेवर में हैं। इमामों को मौजूदों को खास करके हम 100% इसके लिए सेंटर से भी जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए बिल्कुल करेंगे। मतलब ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का है, हम स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, केसीआर साहब को भी रिप्रेजेंट करेंगे कि जितनी भी जो मस्जिदा है उनके जो इमामा है उनके सैलरी गजेटेड ऑफिसर की रैंक उनको गजेटेड ऑफिसर का होदा देके गजेटेड ऑफिसर का उनको सैलरी देना चाहिए। जो सीनियर मौजन है जो जूनियर मौजन उनको एलडीसी यूडीसी के हिसाब से उनको तनख्वाह मिलना चाहिए, उनको हाउसेस अलॉटमेंट भी होना चाहिए जैसा दूसरे एम्प्लॉइज को वाला, उनको भी हाउसेस स्कीम बनाना चाहिए जहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टी हजारों एकड़ है कई लोग कब्जा कर लिए, मगर उस प्रॉपर्टी में कहीं भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेके हाउसेस बना के परेशान मौजन को हाउसेस का स्कीम से भी उनको फायदा पहुंचाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था TV11 का खुसूसी पॉलिटिकल पंच प्रोग्राम, जिसके खुसूसी मेहमान थे हमारे जाने माने शख्स भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब लायक अली साहब। तो दोस्तों, आप देखते ही रहिए TV11 के खुसूसी प्रोग्राम के साथ साथ, और TV11 में उर्दू और तेलुगु खबरें भी देखते रहिए। क्या आप भी कोई सियासती जमात से ताल्लुक रखते हैं या तो फिर आप भी स्टूडियो में बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 8142322214। मैं आपको दोबारा फिर से एक बार कहता हूं 8142322214।